गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ईडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स वीडियो को जो आपकी क्लास है उसका इन्फॉर्मेशन अपने बैच में, जहां भी आपका ऐप है ईडी ऑनलाइन क्लासेस, वहीं पर आप लोगों का एक ग्रुप बनकर आता है, तो वहां पर मैसेज ज़रूर ड्रॉप कर दें बाकी के स्टूडेंट्स को भी कि क्लास स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट से लाइव बनते जाएं। ठीक है, और कोई भी एक स्टूडेंट अपने ग्रुप में मैसेज ज़रूर कर दें। ठीक है, क्योंकि आज का जो सेशन है स्टूडेंट आप लोगों का, ये एक नए चैप्टर को या नए सब्जेक्ट को आप कह सकते हैं कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपके या जिस सब्जेक्ट का नाम है स्टूडेंट आप लोगों का वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये बेस मैं आप लोगों के लिए रख रहा हूँ, जो आप लोगों का सब्जेक्ट एंटीना है वहाँ के लिए, क्योंकि वहाँ पर हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ेगी, इन टॉपिक्स की या इन बातों की ज़रूरत भी पड़ेगी, और हमें समझकर भी चलना है कि क्या क्या चीज़ें बेसिक होती हैं आपकी, ये प्रैक्टिकली भी आप लोगों को पता होनी चाहिए एज अ कम्युनिकेशन इंजीनियर। ये सारी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होनी भी चाहिए। और जनरली हम लोगों को इंटरव्यूज़ वगैरह में या फिर आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो रिटन है चाहे वो इंटरव्यू है, दोनों जगहों पर यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस को पूछता भी है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स का भी डीआरडीओ का एग्ज़ाम है वो डीआरडीओ के लिए तैयारी करते रहें, बाकी आईएमडी के लिए जिनका एग्ज़ाम है वो भी साथ के साथ चीज़ों को देखते रहें। ठीक है, चलिए बाकी कोशिश करें कि आप चीज़ों को मेरे साथ साथ लिखते हुए चलें, लिखते हुए नोट डाउन करते हुए चलें। ठीक है, सबसे पहले बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की फर्स्ट चैप्टर की। अगर मैं बात करूं वायरलेस कम्युनिकेशन की, वायरलेस कहने का मतलब जब हमने बेसिक अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट किया था, कम्युनिकेशन सिस्टम में एनालॉग कम्युनिकेशन को जब हमने देखा था, तो स्टार्टिंग में ही बात हुई थी कि कम्युनिकेशन आर ऑफ टू टाइप्स, कि कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक वो कम्युनिकेशन था स्टूडेंट जो हम लोग पहले यूज करते थे, लैंडलाइन फोन लगे होते थे, वायर बिछकर आपके घर तक आती थी, वही वायर आपके पहले जो एक एलमीरा टाइप का आपने बॉक्स देखा होगा वहां तक जाती थी, वहीं से कनेक्शन फिर आप लोगों का बेस स्टेशन तक जाता था। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या था, वो था आपका वायर्ड कम्युनिकेशन। अगर वायर के थ्रू आप लोगों को कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जा रहा था। और एक कम्युनिकेशन आज के टाइम पे जो आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं, कोई वायर नहीं है, तब भी आप देश विदेश कहीं पर भी, चाहे वो वीडियो है, ऑडियो है या टेक्स्ट भी में है, हर तरह से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट आप लोगों का वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अब चलते हैं कोर हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन पर। कि वायरलेस कम्युनिकेशन में सबसे पहले बात जो मैं करने जा रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है स्टूडेंट, वो है स्टूडेंट आपका सेलुलर सिस्टम। ठीक है, तो मेरे साथ साथ फटाफट से हेडिंग जरूर आप लोग डाल लें अपने नए चैप्टर की, दिस इज सेलुलर सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर लिखिएगा स्टूडेंट आप लोग, सेलुलर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे भी कि क्या एक सेलुलर सिस्टम होता है और क्या क्या चीज़ें यहाँ, चाहे वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो या प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, हम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लिखें स्टूडेंट, चैप्टर आप लोगों का है सेलुलर सिस्टम, फर्स्ट चैप्टर है सब्जेक्ट का आपका सेलुलर सिस्टम। ठीक है, तो धीरे धीरे बातें निकल कर भी आएंगी कि क्या सेलुलर सिस्टम होता है और क्या हम लोग यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं या किन बातों को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो सेलुलर सिस्टम में मैं सबसे पहली बात पर चलता हूँ डायरेक्टली स्टूडेंट आपकी। ठीक है, जो आप देख भी रहे होंगे CELL। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम इधर उधर की बातें न करते हुए मैं डायरेक्टली आपके टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ और साथ के साथ चीज़ों को डिक्टेट करते हुए आगे प्रोसीड करते रहूँगा। ठीक है, सेल कहने का मतलब जो आप लोग जनरली बेसिक इलेक्ट्रिकल में अगर कहूँ मैं, तो सेल क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, बैटरी जिसे हम लोग नॉर्मली लेकर चलते हैं, या सेल को अगर मैं कहूँ तो एक ऐसी डिवाइस जो क्या करता है, आपका एनर्जी को डिलीवर कराने का या एनर्जी को सर्किट में या पावर को सर्किट में पहुँचाने का काम करता है। यहाँ अगर मैं अपने वायरलेस कम्युनिकेशन में कहता हूँ, ठीक है, वहीं जब आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा तो सेल क्या होता है, ये छोटा पार्ट होता है। ठीक है, यहीं से अगर मैं लेकर भी चलूँ तो कहने का मतलब क्या स्टूडेंट आप लोगों का, अगर मैं सेल को जनरली डिफाइन करूं, सेल को जनरली देखता हूं, तो सेल क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, एक अगर मैं नॉर्मली वायरलेस कम्युनिकेशन में कह रहा हूं, तो सबसे छोटे से छोटा जो कवरेज एरिया मेरा किसी एंटीना के थ्रू बन सकता है, वो क्या होता है स्टूडेंट आपका, सेल होता है। क्या कहा, स्मॉलेस्ट कवरेज एरिया या स्मॉलेस्ट कवरेज एरिया फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, कि छोटे से छोटा एरिया जो आप कम्युनिकेशन के लिए, कि जहां आप लोग कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, उस छोटे से छोटे एरिया की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या कहा स्टूडेंट आप लोगों का, दिस इज द बेस यूनिट ऑफ सेलुलर सिस्टम। सबसे पहले बात निकल कर आती है यहीं से, अगर मैं लिखना भी स्टार्ट करता हूं
तो मेरे साथ साथ आप लोग नोट डाउन जरूर करते रहें, ठीक है। कि सेल क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, सेल इज अ बेस यूनिट ऑफ, सेल इज अ बेस यूनिट ऑफ, कि ये क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, दिस इज द बेस यूनिट ऑफ सेलुलर सिस्टम, ठीक है। कि किसी सेलुलर सिस्टम का, सेलुलर सिस्टम, ठीक है। तो किसी सेलुलर सिस्टम के लिए जो बेस यूनिट आप लोगों का होता है वो क्या होता है आपका, सेल होता है, ठीक है। दिस इज द बेस यूनिट ऑफ सेलुलर सिस्टम, पहली बात निकल के आई। दूसरी बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की, ये प्रोवाइड क्या करता है, ये काम क्या करता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का अगर मैं लेकर भी चलूं कि इट प्रोवाइड्स, ठीक है, इट प्रोवाइड्स द फुटप्रिंट, इट प्रोवाइड्स द फुटप्रिंट, मतलब रास्ता दिखाना एक तरीके से, इट प्रोवाइड्स द फुटप्रिंट टू द बेस स्टेशन, ठीक है। कि किसे फुटप्रिंट प्रोवाइड करवाने का काम करता है आपका, बेस स्टेशन को फुटप्रिंट प्रोवाइड करवाने का काम करता है। ये बेस स्टेशन के लिए कैसा काम करता है आपका, उसे रास्ता दिखाने का, और रास्ता किस चीज़ के लिए, सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट आपका, बेस स्टेशन कौन होता है हमारा, जो हम लोग आगे बात भी करेंगे, जैसे हम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हर किसी भी कम्युनिकेटिंग डिवाइस में क्या होता है आपका, एक स्मॉलर एरिया इन माउंटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या कहा आप लोगों को, कि इट प्रोवाइड्स द फुटप्रिंट टू द बेस स्टेशन, की बेस स्टेशन को क्या करता है, फुटप्रिंट या रास्ता एक तरह से दिखाने का काम करता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसकी शेप का, ठीक है। तो हमेशा याद रखें, क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है, द शेप ऑफ सेल, ठीक है, द शेप ऑफ सेल मस्ट बी, कि ये आवश्यक रूप से कैसी होनी चाहिए या कैसी होती है, ठीक है। तो शेप ऑफ सेल इज, या डायरेक्टली लिख लेता हूं मैं, बाकी आगे बात करते हैं कि क्यों होनी चाहिए ऐसे। द शेप ऑफ सेल इज हेक्सागन, ठीक है। ये कैसे होती है स्टूडेंट आपकी, हेक्सागन। हेक्सागन कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट आप लोगों का, हेक्सा मतलब 6, षष्ठभुज जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूं भी डायरेक्टली मिलेगा हमें, एक मिनट, डायरेक्टली नहीं है। तो मैंने क्या कहा स्टूडेंट आपका, कि ऐसा डिजाइन जहाँ पर क्या होती हैं आपकी 6 भुजाएं होती हैं। कहने का मतलब कि अगर मैं जनरल बात भी करूं तो कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ आप देख भी सकते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 के हैं स्टूडेंट आप लोगों की। यहाँ पर अगर आप लेकर भी चलेंगे तो 6 भुजाएं हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले बात निकल कर आई स्टूडेंट आप लोगों का। यहाँ से अगर मैं बात भी कहता हूँ कि सेल इज ए बेस यूनिट ऑफ सेलुलर सिस्टम, जो कि क्या करता है आपका, फुटप्रिंट प्रोवाइड करता है किसको, बेस स्टेशन को, ठीक है। और इसकी शेप कैसी होती है आपकी, हेक्सागन होती है, ठीक है। हाँ, ठीक है। एसएससी आईएमडी के लिए जितने भी एग्जाम आप लोगों के, सभी एग्जाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जितने भी आप लोग एग्जामिनेशन देते हैं, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए ध्यान से देखते रहें आप लोग और चीज़ों को समझते हुए नोट डाउन जरूर करते रहें। अब अगली बात आती है स्टूडेंट आपकी, कि जिस बात पर हमने यहाँ पर वाइंड अप किया, कैसे, कि सबसे पहले बात आई थी कि हमने क्या कहा कि ये क्या होता है, एक बेस यूनिट होता है। दूसरी बात हमने कही कि ये क्या प्रोवाइड करता है, फुटप्रिंट प्रोवाइड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने लास्ट पॉइंट में कही कि इसकी शेप कैसी होती है, हेक्सागन होती है। अब कई स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि सर हेक्सागन अगर आप कह रहे हैं तो हम इसे स्क्वायर, रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर क्यों नहीं लेकर चलते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये शेप कैसी होनी चाहिए आपकी, हेक्सागन ही होनी चाहिए, ठीक है। तो यहीं से अगली बात निकल कर आती है स्टूडेंट आप लोगों की, कि अगर हम जनरल कहें भी कि इसकी शेप हमें पता है कि ये बात कंपलसरी है कि कैसी होनी चाहिए आपकी, हेक्सागन ही होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, अब उस बात को हम लोग लेकर चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा स्टूडेंट यहीं पर, ठीक है। इसी से जोड़ते हुए अगली बात को स्टार्ट करते हैं कि वाई द शेप ऑफ द सेल, वाई द शेप ऑफ द सेल, इस तरह से क्वेश्चन भी आता है, वाई द शेप ऑफ सेल, वाई द शेप ऑफ सेल मस्ट बी हेक्सागन, ठीक है। कि क्यों ये आवश्यक रूप से कैसी होनी चाहिए आपकी, हेक्सागन होनी चाहिए, ठीक है। कि वाई द शेप ऑफ द सेल मस्ट बी हेक्सागन, ठीक है। कि जो सेल की शेप है, सेल की जो आकृति है, वो आवश्यक रूप से कैसी होनी चाहिए आपकी, हेक्सागन क्यों होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखें भी कि वाई द शेप ऑफ द सेल मस्ट बी हेक्सागन, ठीक है। तो ये बात तो हमने, एक क्वेश्चन तो हमने खुद लिख दिया कि आवश्यक रूप से मस्ट भी कैसी होनी चाहिए आपकी, हेक्सागन होनी चाहिए। अब क्यों होनी चाहिए उस बात पर हम लोग लेकर चलते हैं,
ठीक है। तो मैं हर प्रकार की शेप को आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ और हर प्रकार की शेप को देखते हुए समझिएगा भी, ठीक है। कि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी, हेक्सागन शेप की ही, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कहा हेक्सागन कहने का मतलब कुछ इस शेप का होता है, यहाँ से अगर मैं लेकर भी चलूँ, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं आगे भी बात करता हूँ तो इसी से जुड़े हुए एक और स्ट्रक्चर को मैंने इस तरह से बना लिया, ठीक है। फिर यहीं अगर मैं बात करता हूँ तो ये आप लोगों का इस तरह से मैंने ये बना लिया, ठीक है। तो ये क्या है स्टूडेंट आपकी, ये आपकी हेक्सागन शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए लेकर चलूँ कि मैं अगर शेप यहाँ पर, ठीक है, सर्कुलर लेकर चलता तो कुछ ऐसी कहानी बनती, ठीक है। यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि अगर हम देखें भी तो अगर सर्कुलर शेप होती स्टूडेंट आपकी तो कुछ ऐसे आता कि ये पहला सर्कल बनता, ठीक है। फिर यहीं अगर मैं देखता तो इस तरह से दूसरा, ठीक है, या एक मिनट, हाँ, ठीक है। ये हमने क्या कहा कि फर्स्ट सर्कल आ जाता, फिर इस तरह से यहाँ ये सेकंड सर्कल आ जाता, ठीक है, ये इससे लगते हुए, और ऐसे ही हमारा एक और सर्कल कुछ इस तरह से आ जाता, ठीक। तो ये तीन क्या हो जाते इस तरह से हमारे कवरेज एरिया को इंडिकेट करते। तो ये क्या कर रहा होता, हमारे कवरेज एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता, ठीक है। अब इसी प्रकार से मैं बात अगर करता हूँ, यहीं से अगर मैं थर्ड केस को लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो एक केस तो ये हो गया, वहीं अगर मैं थर्ड केस की बात करता हूँ तो थर्ड केस कुछ ऐसा भी बन सकता था कि अगर मैं सर्कुलर शेप में लेकर चल रहा हूँ तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, ये देखेगा कि अगर इस तरह से मैं बात करूँ कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ दोनों केसेस को आप ध्यान से देखेगा, यहाँ पर कोई भी, बैठो बैठो, ठीक है, यहाँ पर क्या आपका कोई भी आपका फ्री स्पेस नहीं है, यहाँ पर बीच में क्या आपका, अगर मैं जनरली बात भी करता हूँ, ठीक है, तो इसे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट आपका, यहाँ बीच में आप ये देख सकते हैं कि कुछ ऐसा एरिया भी है जो कहीं से भी कवर नहीं हो रहा है, ठीक है। तीन जो आपने छोटे छोटे रीजन लिए थे उनमें तीनों में कहीं भी कवर नहीं हो रहा है। और वहीं अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप करेंगे तो इसका मतलब दो सिग्नल यहाँ ओवरलैप कर रहे हैं, और सिग्नल्स की अगर ओवरलैपिंग होगी तो इसका मतलब क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन दोनों साइड से आ रही होगी, सही से कोई भी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी, टोटल इन्फॉर्मेशन क्या होगा आपका, लॉस्ट होगा, ठीक है। तो इस बात को सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान से देखें कि ये किस तरह से और क्या बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
इतना समझ गए? ठीक है, हेलो सर, सेकंड लाइन नहीं समझ आई। सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि ये फुटप्रिंट प्रोवाइड करता है टू द बेस स्टेशन। वो आगे बात समझ आएगी जब हम लोग बेस स्टेशन को पढ़ेंगे, तो वो बात आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, जिस बात को मैं आपको नोटेट करवाना चाह रहा था उस बात को जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या स्टूडेंट आपका कि अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो अगर मैंने सर्कुलर शेप में अगर मैं कवरेज एरिया को या सेल का सर्कुलर वे में या सर्कुलर सेक्शन में लेकर चलता हूँ, तो यहाँ पर क्या बन रहा है स्टूडेंट, आपकी एक खाली जगह बन रही है बीच में जिसे कोई भी सर्कल कवर नहीं कर रहा है, और इस खाली जगह को टेक्निकली कहते हैं स्टूडेंट हम लोग वॉइड। ठीक है, कि सर्कुलर के केस में पहला केस क्या निकल के आया कि यहाँ पर क्या बनते हैं, वॉइड्स बनते हैं। और दूसरे केस में अगर मैं देखता हूँ स्टूडेंट आपका, तो आप 3 रीजन से देख सकते हैं कि एक रीजन तो ये है स्टूडेंट आपका यहाँ। ठीक है, दूसरे रीजन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आ गया आपका यहाँ, और इसी तरह से अगर मैं ये बात करूँ स्टूडेंट आपके तो ये थर्ड रीजन। और तीनों रीजन में आप देख रहे हैं स्टूडेंट की क्या हो रही है आपकी, यहाँ अगर मैं बात भी करता हूँ तो यहाँ आपका ओवरलैपिंग हो रहा है। ठीक है, तो परफेक्टली जो गया है आपका वो कौन सा, आपका हेक्सागन शेप में ही है, कि अगर हम कहें तो ये आपका हेक्सागन में है। ठीक है, चाहे तो आप इनके नीचे लिख भी सकते हैं कि ये अगर मैं बात भी करता हूँ स्टूडेंट आपका जो फर्स्ट वाला है वो कैसा आपका, वो आपके हेक्सागन शेप का है। ठीक है, तो ये आपका हेक्सागन शेप का है फर्स्ट वाला। ठीक है, आप लोग उसी के नीचे लिख दें, मैं यहाँ से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे लिखने का स्पेस नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हेक्सागन है। और बाकी दोनों की अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ से अगर मैं लेकर भी चलता हूँ कि चाहे ये वाला हो, ठीक है, इसकी बात करता हूँ या इसकी बात करता हूँ, दोनों कैसे हैं स्टूडेंट आपके, सर्कुलर हैं। और सर्कुलर बनाने के कारण जो आपके ड्रॉबैक्स आ रहे हैं वो आप लोग देख सकते हैं कि इन केस अगर हम लोग सर्कुलर सेल लेकर चलते हैं तो सर्कुलरली सेल लेने पर क्या होता है आप लोगों का कि जो या तो आपका बीच में खाली जगह बचेगी या फिर दोनों क्या करने लगेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करने लगेंगे। क्लियर है इतना? तो ये क्या कहा स्टूडेंट आपका, यहाँ से अगर हम लेकर भी चलें तो हमने कहा सबसे पहले सेल की बात हुई कि छोटी सी छोटी कवरेज यूनिट, आपको प्रैक्टिकली जो याद रखना है इसका शेप कैसे होता है, हमेशा हेक्सागन होता है। ठीक है, दूसरी बात आई स्टूडेंट आप लोगों की कि हेक्सागन ही क्यों होना चाहिए। तो अब इन बातों को लिख भी लेते हैं स्टूडेंट आपका कि अगर मैं बात कहूँ, ठीक है, जो बातें हमने नीचे ड्रॉ करी इन्हीं को अब लिख भी लेते हैं। ठीक है, कि इफ द शेप ऑफ द सेल, यहाँ से ध्यान से लिखिएगा अभी कि इफ द शेप ऑफ द सेल, इफ द शेप ऑफ द सेल, कि अगर शेप सेल की, इफ द शेप ऑफ द सेल इज सर्कुलर, then there will be circular, then there will be chance of, then there will be chance of, then there will be chance of creating voids, there will be chance of creating voids, कि वहाँ पर chances हैं voids के बनने के, there will be chance of creating voids and, ठीक है, या फिर void बनेंगे, या तो दोनों के बीच में खाली, तीनों के बीच में खाली जगह जा रही है, या फिर क्या होगा आपका कि यहीं से अगर हम लोग लेकर चलते हैं voids and overlapping, ठीक है, overlapping of cells, कि वहाँ पर क्या हो सकता है आपका, या तो सेल्स के बीच में खाली जगह आ जाएगी या फिर हमारे सेल्स के बीच में क्या होगा स्टूडेंट आपका ओवरलैपिंग होगी, दो सेल्स एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, ओवरलैप कर रही होंगी। इस केस में आप साफ साफ देख सकते हैं कि यह आपने कहा कि अगर मैं जनरली लेकर भी चलूँ, ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, अगर हम यहाँ से लेकर भी चलते हैं कि दिस इज फर्स्ट सेल, ठीक है, ये हो गई आपकी सेकंड सेल और ये हो गई आपकी थर्ड सेल। ठीक है, तो तीनों सेल को जरा ध्यान से देखिए, ना तो ये कहीं एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं और ना ही इनके बीच में क्या आपका कोई भी फ्री स्पेस है। ठीक है इतना, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट आप लोगों का कि यहाँ इन दोनों के केस में अगर मैं बात करता हूँ या तो खाली जगह या तो क्या जा रहा है आपका वर्ड्स जा रहा है। ठीक है, तो ये वो वर्ड्स जा रहा है या फिर आपका क्या ओवरलैप है। इस स्थिति में अगर मैं दोनों स्थिति में कहूँ, चाहे वो आप लोगों का वर्ड्स बन रहे थे, खाली जगह बन रही थी या फिर ओवरलैपिंग हो रहा था। ठीक है, रिजल्टेंट में अगर बात करता हूँ तो मैं यहाँ से लिख भी सकता हूँ, ठीक है, इन दिस केस देयर इज नो कवरेज एरिया। ठीक है, इन दीज इस तरह से लिख लेते हैं, इन दीज एरियाज देयर इज नो कवरेज। ठीक है, यहाँ पर प्रैक्टिकली क्या होता है, कोई भी कवरेज नहीं आता है, नो कवरेज। रोड पर चलते हुए कई बार आप लोग देखते हुए होंगे, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल, वो भले ही
दूसरा फैक्टर है कि क्या होता है कहीं पर जब आपका कोई मोड इस तरह से, जैसे पहाड़ों की अगर मैं बात करता हूं तो कोई अगर आपका बैक सेक्टर की तरफ अगर आप जाते हैं तो क्या होता है आपका कवरेज नहीं आता है। कारण क्या आपका कि ये जो बीच का जो खाली जगह होता है वो वहां क्रिएट होने लगता है। कहने का मतलब आपका कि वहां पर जो सिग्नल का कवरेज जाना था, जो आप लोगों का ये पैटर्न कवरेज होना था, वो कवर नहीं हो पाता है। तो उसी बात को लिख रहा है कि अगर चाहे वो आपका वाइड बने या ओवरलैपिंग हो, दोनों स्थिति में आपकी वहां पर नेटवर्क कवरेज नहीं होगा। ठीक है इतना। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, कि यहां पर अगर आप रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर या फिर मैं ट्रायंगुलर की बात करता हूं, तो क्या कहा, अगली बात को देखिएगा कि इन कंपैरिजन, क्यों नहीं लेते हैं आप ये देखिएगा, इन कंपैरिजन टू स्क्वायर और ट्रायंगुलर शेप ऑफ स्क्वायर और ट्रायंगुलर शेप ऑफ सेल, the coverage area of cell, hexagon shape cell is largest। ठीक है, सेल इज लार्जेस्ट। ठीक है, कि तीनों में अगर मैं बात करता हूं तो सबसे ज्यादा जो कवरेज एरिया होता है, ठीक है, वो क्या कहा भाई, पहला कारण निकल के आ गया, यहाँ वॉइड्स नहीं बनते हैं, यहाँ पर कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है। और नेक्स्ट रीजन की अगर मैं बात करता हूँ तो कवरेज एरिया कैसे होता है आपका, सबसे ज्यादा होता है आपके किस केस में, जब हम लोग हेक्सागन शेप में सेल को लेकर चलते हैं। ठीक है इतना। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट आपका, कि अगर बहुत ज्यादा कवरेज एरिया होगा तो हमें किसी बड़े एरिया को कवर करने के लिए नंबर ऑफ जो आपकी सेल्स बनानी पड़ेंगी या नंबर ऑफ सेल्स जो डिवाइड करना पड़ेगा वो कैसे होगा आपका, कम होगा। ठीक है इतना। तो आप लिख सकते हैं, अगली बात को हम यहीं से अब लिखते भी हैं कि बाय विच, या बाई इस तरह से लिख लेते हैं, बाय विच the number of cells required, the number of cells required to cover any area will be less। ठीक है, कि वो कैसे होंगे आपकी, बहुत कम होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स की जो हमें जरूरत पड़ेगी वो कैसे होगी आपकी, कम होगी। ठीक है इतना। और अगर नंबर ऑफ सेल्स की अगर मैं बात करता हूं कि नंबर ऑफ सेल्स कम लगेंगी, तो इसका मतलब चाहे मैं इन केस अगर मैं बात करूं, चाहे वो कॉस्ट की बात करूं, चाहे वो आप लोगों की अगर मैं यहाँ से कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, दोनों के दोनों क्या हो जाएगी आपकी, घट जाएगी। ठीक है, सो आप लिख भी सकते हैं the cost and complexity, so the cost and complexity, कि जितने नंबर ऑफ सेल्स कम लगेंगे उतने कम कॉस्ट होगी और उतनी ही कम क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी। सो द कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी विल ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है, ये भी दोनों क्या हो जाते हैं आपके, घट जाते हैं, विल ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ से क्या कहा, अगर मैं जनरल बात भी करता हूँ, यहाँ से अगर हम लोग जनरली देखते भी हैं, सबसे पहले हमने कहा कि सेल का जो आपका शेप होना चाहिए वो हेक्सागन ही होना चाहिए। पहली बात क्यों होना चाहिए, अगर सर्कुलर लेता हूं तो पहली बात क्या निकल के आ रही थी आपकी, सर्कुलर में आपका वॉइड्स बन सकते हैं या फिर ओवरलैपिंग हो सकती है। तो इसका मतलब हेक्सागन में ना ही वॉइड्स बनते हैं ना ही ओवरलैपिंग होती है। दूसरी बात, जो कवरेज एरिया होता है आपका हेक्सागन का, वो आपके स्क्वायर और ट्रायंगुलर से बहुत ज्यादा या सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अगली बात आई आप लोगों की कि हेक्सागन शेप होने के कारण जो नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो बहुत कम लगते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स कम होते हैं तो इसीलिए कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी भी कैसी होती है आप लोगों की, कम होती है। ठीक है इतना। चलिए तो इसे फटाफट से लिख लें। सही है इतना। तो इस बात को लिख लें। इसके बाद एक छोटी सी टर्म और आएगी आपकी, क्लस्टर। ठीक है, क्लस्टर क्या होता है उस बात को भी देखेंगे। यहाँ से अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट आप लोगों की, तो मैं अभी सिर्फ जनरली सिर्फ लिख रहा हूँ कि कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी कम हो रहे थे हेक्सागन से।
ठीक है। और सेल का शेप कैसा था, हेक्सागन था। सिंगल सेल थी या सिंगल कवरेज एरिया था तो सेल था। मल्टीपल सेल्स को जब एक साथ लिया जाता है या मल्टीपल सेल्स को जब एक बार जोड़ा जाता है कि कोई एरिया बड़ा है और उसे छोटे छोटे एरिया में हम लोग तोड़कर चलते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो आप लोगों के टावर्स लगे होते हैं, कुछ डिस्टेंस के बाद दूसरा टावर हमें माउंट करना पड़ता है। कारण क्या है कि एक टावर का जो कवरेज एरिया होता है उस एरिया को कवर करेगा, उसके बाद जो अदर टावर होगा आपका वो आपका क्या करेगा, कवर करना स्टार्ट करेगा, या जो एंटीना होगा उस पर लगा हुआ वो कवर करना स्टार्ट करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से अगर मैं लेकर चलूँ, अभी तक अगर हमने सिंगल सेल की बात की थी तो इसका मतलब सिंगल कवरेज एरिया की बात हो रही है। ऐसे ऐसे अगर मैं बहुत सारी सेल्स को लेकर चलूँ तो इसका मतलब क्या है, मेरा बहुत बड़ा एरिया मेरा क्या हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा। तो बहुत सारे जब आपके सेल्स को जोड़ा जाता है एक साथ तो वो क्या बनाता है स्टूडेंट आपका, उसी को हम लोग कहते हैं क्लस्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा आप लोग फटाफट से, क्लस्टर। ठीक है, अगले टॉपिक पर हम लोग यहीं से चलते हैं, दैट इज क्लस्टर। क्या होता है क्लस्टर, अगर मैं बात भी करूं यहाँ से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आपका क्लस्टर। क्लस्टर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जिसे हम एक तरीके से कहें तो झुंड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये होता क्या आप लोगों का, ये होता आपका ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, क्लस्टर इज, अगर मैं नॉर्मली कहूँ, आपसे सिंपल कहा किसी ने तो मैं क्या कहूँगा, क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। कि ये क्या होता है आप लोगों का, सेल्स का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। पहली बात निकल के आई कि क्लस्टर क्या होता है आपका, सेल्स का ग्रुप होता है। ठीक है, इतना। अच्छा, अब बात आती है कि अगर ग्रुप ऑफ सेल्स होता है तो इसका मतलब यह है कि सर अगर एक फ्रीक्वेंसी आपकी एक सेल पर है और वही फ्रीक्वेंसी दूसरे पर भी है तो इसका मतलब दोनों पर क्या होगी आपकी, हो सकता है जो कॉल, जो आपका यूजर है वो कॉल किसी स्टेशन को लगा रहा था और वो दूसरे स्टेशन को लग जाएगी। तो एक बात याद रखें कि जो क्लस्टर में आपका जो ग्रुप बनता है सेल्स का, सारी की सारी सेल्स पर क्या होता है आप लोगों का, अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड अलोकेट होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से कहें तो आप कह भी सकते हैं कि इन क्लस्टर each cell has different frequency, each cell has different frequency allocated to it, each cell has different frequency allocated to it। ठीक है, कि किसी भी क्लस्टर में क्या होता है आपका, हर एक सेल को क्या दी जाती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी दी जाती है। और ये ऐसा क्यों किया जाता है आपका, ताकि जो आपका, ठीक है, एडजेसेंट सेल के बीच में इंटरफेरेंस हो सकता है, ओवरलैपिंग हो सकती है, वो कम की जा सके या रोकी जा सके। टू अवॉइड दी, इसी बात को मैं इसी से जोड़ लेता हूँ, टू अवॉइड दी को चैनल इंटरफेरेंस। ठीक है, क्या कहा आपका, टू अवॉइड दी, या को चैनल कहते हैं इसे, या एडजेसेंट चैनल भी कहते हैं, को चैनल और एडजेसेंट चैनल। ठीक है, एडजेसेंट चैनल कहने का मतलब आप लोगों का, एडजेसेंट मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। ठीक है, तो अवॉइड द को चैनल और एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। ठीक है, तो क्या कहा आपका कि क्लस्टर क्या होता है आपका, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसमें आपकी हर एक सेल में अलग अलग फ्रीक्वेंसी एलोकेट की जाती है ताकि क्या हो सके, को चैनल या एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस कम से कम हो। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ कि क्लस्टर साइज की, ठीक है, तो जैसे ऊपर अभी बात चल रही थी हेक्सागन शेप की, हेक्सागन शेप होने के कारण क्लस्टर का साइज जो होता है वो कैसा होता है आप लोगों का, ज़्यादा होता है। ठीक है, और यहाँ अगर हम लोग कहें भी कि जो आप लोगों का को चैनल सेपरेशन होता है वो भी क्या होता है आपका, दूर होता है। ठीक, तो आप कह भी सकते हैं कि ड्यू टू, अब हेक्सागन शेप को मैं यहाँ पर भी लेकर आ रहा हूँ, ड्यू टू हेक्सागन शेप ऑफ, ड्यू टू हेक्सागन शेप ऑफ सेल। ठीक है, ड्यू टू हेक्सागन शेप ऑफ सेल द साइज ऑफ क्लस्टर, the size of cluster is very high, the size of cluster is very high। ठीक है, कि साइज जो क्लस्टर का होता है वो कैसा होता है आप लोगों का, वेरी हाई या बहुत ज़्यादा होता है। और जितना ज़्यादा साइज क्लस्टर का होगा, ठीक है,
उतना ही ज़्यादा क्या होगा आप लोगों का सेपरेशन भी होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बाय विच, ठीक है, जो सेल सेपरेशन होगा, दो सेल्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बाय विच को चैनल या सेल सेपरेशन भी आप कह सकते हैं, को चैनल सेपरेशन इज हाई। ठीक है, बाय विच द को चैनल सेपरेशन इज हाई। ठीक है, दो सेम चैनल या सेम फ्रीक्वेंसी वाले सेल्स अगर दूरी पर होंगे, उनका सेपरेशन अगर हाई होगा, इंटरफेरेंस होने की पॉसिबिलिटी भी क्या हो जाएगी आपकी, या दोनों का एक दूसरे को ओवरलैप करने का पॉसिबिलिटी भी क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो यहीं से अगली बात निकल कर आती है, ठीक है, कि सेपरेशन हाई होगा तो सो द चांसेस ऑफ overlapping, so the chances of interference will very less। ठीक है, कि तो चांसेस इंटरफेरेंस के कैसे हो जाएंगे आपके, बहुत कम हो जाएंगे। तो अब क्लस्टर को समझे भाई, क्लस्टर क्या कहा आप लोगों का, क्लस्टर में हमने सबसे पहली बात कही कि क्लस्टर क्या होता है जनरली हमारा, क्लस्टर होता है आपका ग्रुप ऑफ सेल्स या सेल्स का समूह होता है, जो क्या करता है आप लोगों का, या हर एक सेल को जहाँ पर क्या होती है आपकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एलोकेट होती है। ठीक है, फिर अगली बात आई आपकी हेक्सागन शेप होने के कारण सेल क्लस्टर का जो साइज होता है वो बड़ा होता है। क्लस्टर जितना बड़ा होगा, सेम फ्रीक्वेंसी वाला रीजन उतनी लेट में रिपीट करेगा, जितनी लेट में रिपीट करेगा उतना ही इंटरफेरेंस होने का चांसेस क्या होगा आपका, कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लस्टर। अब क्लस्टर की अगर मैं बात करूं तो क्लस्टर कहने का मतलब क्या था आपका, ठीक है, क्लस्टर को अगर हम लोग लेकर भी चलते हैं, इसकी अगर हम लोग बात भी करते हैं तो ये देखेगा कि यहाँ कहने का मतलब क्या था कि मैंने स्टैंडर्ड क्या कहा कि ये कुछ इस तरह से अगर मैं लेकर भी चलूँ, ये एक सेल हो गई। ठीक है, इस तरह से मैंने क्या कहा कि ये हमारी क्या है, एक मिनट, हाँ, ठीक है, ये कुछ इस तरह से मैंने क्या बनाया, सेल बनाया। ठीक है, ये एक सेल बन गई, और ऐसी ऐसी बहुत सारी सेल्स को अगर हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, यहीं से अगर हम देखते भी हैं कि एक सेल थी, ये जुड़ गई आपकी यहीं पर दूसरी सेल। ठीक है, फिर इसी से थर्ड सेल किस तरह से जुड़ सकती है, कुछ इस तरह से आपकी थर्ड सेल जुड़ जाएगी। एक मिनट, हाँ, यहाँ इसके लिए 1 2 3 4 5, देखिएगा यहाँ से मैंने क्या कहा, ये एक मिनट, ठीक है, ये इस तरह से एक और सेल यहाँ कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये और ये। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर मैं बात करूँ तो एक सेल इधर से भी जुड़ सकती है, ये और ये। ठीक है, फिर यहीं अगर मैं बात करता हूँ तो एक सेल इस तरह से यहाँ से, फिर ऐसे, फिर ये और ये। ठीक है, सारी सेल्स का जो शेप होगा, जो साइज होगा वो सेम होगा। फिर ऐसे ही एक सेल इस तरह से भी जुड़ सकती है। ठीक है, अगर मैं लेकर भी चलूँ, ये ऐसे ऐसे, ये देखिएगा, ये कुछ इस प्रकार से ऐसे। फिर यहीं अगर मैं बात करता हूँ, एक मिनट, ये कुछ इस तरह से और यहाँ से ऐसे। ठीक है, इस तरह से इसको बना लेते हैं ऐसे, फिर ये आ जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से। तो ये देखिएगा स्टूडेंट, ये क्या बन गया आपका, क्लस्टर बन गया है। ये कैसे क्लस्टर बन रहा है, इसको बात को अगर मैं लेकर भी चलता हूँ तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये हमारी क्या थी, सबसे पहले सेल थी। इस सेल को ज़रा ध्यान से देखें, ये कुछ इस तरह से हमारी क्या थी, सेल थी। इस सेल से जुड़ते हुए फिर दूसरी सेल बनी, ये कुछ इस प्रकार से आपकी क्या बन गई, दूसरी सेल। ठीक है, फिर ऐसे ही हमने क्या कहा, ये इस तरह से नेक्स्ट सेल बन गई। फिर इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो ये अलग बन गया। फिर इसी तरह से अगर हम लेकर चलें तो ये नेक्स्ट, और ये आप लोगों का नेक्स्ट। तो यहाँ अगर मैं बात भी करूँ आपसे, आप देख भी सकते हैं कि मैंने क्या कहा कि ये हमारा क्या था, अगर मैं मेजर सेल इसकी बात करूँ, ठीक है,
तो 6 भुजाएं हैं या 6 आपके क्या हैं साइड्स हैं, तो उसके रिस्पेक्टिवली कितने सेल्स जुड़ सकती हैं आपकी? 7 सेल्स जुड़ सकती हैं। ठीक, तो मैंने क्या कहा, अगर मैं यहाँ लेकर भी चलता हूँ कि दिस इज फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, और ये आ गया स्टूडेंट आप लोगों का 7th सेल। ठीक है, अब ये तो क्या बन गया स्टूडेंट आप लोगों का एक क्लस्टर बन गया। इसे अगर मैं बात कहूँ भी तो ये क्या आप लोगों का एक सिंगल क्लस्टर है। ठीक है, तो इसे ही आप लोग रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं स्टूडेंट कि दिस इज द फिगर जो रिप्रेजेंट कर रहा है आप लोगों के क्लस्टर को। क्लस्टर क्या होता है आप लोगों का? सेल्स का ग्रुप होता है। ठीक है, दिस इज द ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, ये क्या आप लोगों का सेल्स का ग्रुप है। ठीक है, कि ये आपकी क्या है अलग अलग सेल्स यहाँ पर जुड़ रही हैं और अलग अलग सेल का जो समूह बनता है, अलग अलग सेल का जो झुंड बनता है। ठीक है, वही आपका क्या है, ठीक है, वही आपका क्या होता है, इस तरह से आपका क्लस्टर होता है। तो इस बात को ध्यान से देख लें और नोट डाउन कर लें। ठीक है, कि 7 सेल जुड़कर क्या बना रही हैं? एक क्लस्टर को बना रही हैं। अगर सिंगल सेल की बात करता तो एक सिर्फ सेल बनती। ठीक, तो इसे आप क्लस्टर कहिए, या यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि दिस इज 7 सेल्स क्लस्टर। ठीक है, ये क्या आपका 7 सेल्स क्लस्टर है, कि 7 सेल्स का क्लस्टर है। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया ये क्लस्टर। सेल देखा सबसे पहले, फिर बात आई आपके क्लस्टर की। सेल यहाँ पर हमने बनाई थी, एक मिनट। ठीक है, हाँ, ये बनाना थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा ही बना लें। ये क्या था स्टूडेंट आपको, हमने क्या कहा था कि सेल की जब बात चल रही थी तो ये क्या होता है स्टूडेंट, इस तरह से अगर मैं लेकर चलूँ कि 6 सेल्स का, ठीक है, ये क्या आपका सेल है। ठीक है, इसको आप लिख भी सकते हैं कि दिस इज अ सेल। ये आपका क्या था, एक सेल था। ठीक है, हेक्सागन शेप का था और ये आपका एक सेल था। ठीक है, चलिए तो क्लस्टर को बना लें फटाफट से, कि क्लस्टर क्या होता है आपका सेल्स का समूह होता है। अगली बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की। ठीक है, कि क्लस्टर के लिए अगर हम बात करें कि एक ही क्लस्टर का, ये तो आपका सिंगल क्लस्टर है, ये एक इतना एरिया कवर हो गया। एक ही क्लस्टर क्या होता है आप लोगों का बार बार रिपीट करता है। ठीक है, एक ही क्लस्टर क्या होता है आपका बार, ये इसी तरह से क्लस्टर क्या होता है आपका बार बार रिपीट करता रहता है। ठीक है, तो वो होता है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं कि अभी तक तो क्या था, ये 7 जो हमने नंबरिंग की, सबके सब सातों पर क्या होगी आपकी 7 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होगी। अब यही चीज़ क्या होने लगती है आपकी, दोबारा रिपीट होने लगती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी रीयूज कहते हैं। ठीक है, किसी सेम फ्रीक्वेंसी का बार बार यूज होना। तो सबसे पहले इतना नोट कर लें, फिर बात करते हैं अगली। इतना ठीक है? ठीक है, तो अब बात आती है, सेल हो गया, क्लस्टर हो गया, अब चलते हैं स्टूडेंट हम लोग सेलुलर सिस्टम की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि सेलुलर सिस्टम क्या होता है। तो अगला टॉपिक लिखिएगा सेलुलर सिस्टम, जो हमारा चैप्टर भी है। ठीक है, तो अभी हमें बेसिक जानकारी पता चल चुकी हैं, बेसिक चीज़ें हमें पता है कि सेल क्या होता है, सेल का ग्रुप या सेल का समूह क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं सेलुलर सिस्टम को। सेलुलर सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, सेलुलर सिस्टम या सेलुलर नेटवर्क क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, जो आपके एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। और एरिया डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है आपका, छोटे छोटे जो एरिया होते हैं, उन्हीं छोटे छोटे एरियाज को हमने क्या कहा था, सेल कहा था। ठीक है, इतना ठीक है। यहीं से अगर मैं बात करता हूँ तो सेलुलर नेटवर्क प्रोवाइड्स, सेलुलर नेटवर्क प्रोवाइड्स, cellular network provides the distribution of cellular network provides the distribution of the distribution। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है आपका, जो बड़ा एक एरिया होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ लार्जर एरिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ लार्जर एरिया बाय। ठीक है, और किसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपका, या इसको अगर हम कहें कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसमें, इनटू स्मॉलर सेल्स। ठीक है, इनटू स्मॉलर
सेल्स। ठीक है, कि छोटे छोटे सेल्स में हम क्या करते हैं, किसी भी बड़े एरिया को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, इतना ठीक। यहाँ अगर मैं बात कहूँ कि ये जो छोटे छोटे सेल या छोटे छोटे एरियाज होते हैं, इन छोटे छोटे एरियाज के या ये जो जितने भी छोटे एरिया होते हैं, सिग्नल को ट्रांसमिट करने और रिसीव करने दोनों कामों को कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो क्या कहा आपका कि किसी भी बड़े एरिया को कवर किया जाता है छोटे छोटे सेल से। ठीक, अब मैं यहाँ से कहूँ तो यहाँ से अगर हम क्या कहते हैं कि हर एक सेल क्या करती है स्टूडेंट, आपकी इस बात को भी याद रखिएगा, हर एक सेल आपकी सिग्नल को ट्रांसमिट भी कर सकती है और क्या कर सकती है, आपकी रिसीव भी कर सकती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि ईच सेल कैन सर्व ट्रांस रिसीव ऑपरेशन। ठीक है, कि ईच सेल कैन सर्व ट्रांस रिसीव ऑपरेशन। ठीक है, कि हर एक सेल क्या कर सकती है, ट्रांस रिसीव ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, और इस तरह से क्या कहते हैं इसे, जहां से आपका ट्रांसफर और रिसीविंग दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेस स्टेशन या बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन कहते हैं। तो ये क्या कहा आपका कि सेल कैन सर्व ट्रांस रिसीविंग ऑपरेशन विच इज नोन एज, या दिस इज नोन एज, जहाँ से ये ऑपरेशन होता है दिस इज नोन एज बेस स्टेशन। ठीक है, दिस इज नोन एज बेस स्टेशन, जो कि कौन होता है, हमारा मोबाइल फ़ोन होता है। ठीक है, इज नोन एज बेस स्टेशन और बेस ट्रांस रिसीवर, बेस स्टेशन भी कहते हैं, और यही क्या होता है आपका बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। ठीक है, बेस स्टेशन और बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, बेस स्टेशन कहते हैं या फिर बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन कहते हैं। ठीक है, इतना। और दूसरी बात आती है कि अब बात करते हैं कि जो बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन होता है ये किस पर बेस्ड होता है। तो इसके लिए भी बात याद रखें कि इट इज़ बेस्ड ऑन। ठीक है, कि ये किस पर बेस्ड होता है स्टूडेंट, आपका ये डिपेंड करता है आपके दो फैक्टर्स पर। ठीक है, और ये दोनों फैक्टर्स भी आपके, चाहे वो डेफिनेशन में हो चाहे वो प्रैक्टिकली हो, आपके एग्जाम में पूछता भी है। ठीक है, पहला जो होता है स्टूडेंट आप लोगों का, इट इज़ बेस्ड ऑन, सबसे पहला आता है आपका सेलुलर प्रिंसिपल। ठीक है, कि सबसे पहले डिपेंड करता है किस पर, आपका सेलुलर प्रिंसिपल पर। और दूसरी बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की फ्रीक्वेंसी रीयूज के कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रीयूज पर। तो हमने यहाँ से क्या कहा कि दो चीज़ों पर आपका ये जो आपका बेस स्टेशन होता है, ये बेस स्टेशन या बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन आपके दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स पर बेस्ड होता है, सेलुलर प्रिंसिपल पर और फ्रीक्वेंसी रीयूज पर। बात आती है कि सेलुलर प्रिंसिपल क्या होता है और फ्रीक्वेंसी रीयूज क्या होता है। तो इन बातों को, इन दोनों चीज़ों को हम लोग देखते हैं अगली क्लास में कि सेलुलर प्रिंसिपल क्या होता है और फ्रीक्वेंसी रीयूज क्या होता है और इसका फ़ायदा क्या निकल के आता है। साथ के साथ अगली क्लास में हम लोग ये भी देखेंगे कि सेल का सेफ कितना रखा जाता है, वो कैसे कैलकुलेट होता है, फिर क्लस्टर का साइज कितना होता है वो भी देखेंगे, दो सेल्स के बीच में कितनी डिस्टेंस रखी जाती है उस बात को भी कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे ऐसे जितने भी, या नंबर ऑफ सेल्स कितनी होनी चाहिए किसी एरिया को कवर करने के लिए। ठीक है, या जैसा आप लोगों को एग्जाम में पूछता भी है, फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी रीयूज की वैल्यू पूछता है कि कितनी डिस्टेंस से कितना रीयूज हो सकता है। फिर दूसरी बात आती है आपकी फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर की। तो ये सारी बातों को डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आज के लिए थैंक यू। इतना रिवाइज कर लें आप लोग अच्छे से, बाकी चीज़ों को अगली क्लास में देखते हैं फिर।